नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी देश विदेश नीति का निर्माण करते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेगा। वो बातें क्या थी? लगभग ये थी, लगभग 11 पॉइंट्स थे, है ना। उसी तरीके से जब भारत अपनी विदेश नीति का ध्यान रखेगा तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेगा। और ये जो विशेष बातें होती हैं ये आधे से ज़्यादा हर किसी की विदेश नीति में सेम होती है, चाहे वो अमेरिका की हो, भारत की हो, चाहे रशिया की हो, किसी की भी हो, लेकिन आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है। ठीक है, कोई राष्ट्र अपनी हित की विदेश नीति बनाएगा, ओके, बस कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। वो जो चीज़ें होती हैं उनकी शासन व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है, और उनका इतिहास कैसा रहा है, इन सब बातों पे डिपेंड करती है उनकी विदेश नीति। जो थोड़े बहुत बदलाव होते हैं हर किसी के देश के अलग अलग होते हैं, थोड़ी बहुत बातें, लेकिन मोस्टली चीज़ें तो सेम होती हैं, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब बनाया जाता है, ठीक है, यूएनओ, तो उसके अंदर भी विदेश नीति जैसे ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ तो लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए विदेश नीति, विशेषताएं, प्रकृति, तो आप ये सारे पॉइंट याद कर सकते हो, उस सब में लिख सकते हो। हम चलो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, है ना। भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे भारतीय संविधान 51 के अंदर है। और आप सबको पता है कौन कौन सी बातें उसके अंदर ऐड हैं, वो आप अपनी लास्ट क्लास में देख सकते हो, ओके। और ये सारी भी हैं लगभग। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, पहला है राष्ट्रीय हित। ठीक है, हम भी तो जब पॉलिसी बनाएंगे अपने राष्ट्र हित की बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है। विदेश नीति में राष्ट्र हित सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने का क्या करेगा भाई? प्रयास करते हैं, उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाएँ। हर देश के अपने हित होते हैं किसी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी पॉलिसी, एग्रीमेंट कुछ भी बनाएगा तो अपने हित को पहले पूरा करेगा। कोई भी एक अनजान आदमी दूसरे से मित्रता करेगा तो वो हमेशा ध्यान रखेगा कि ये मेरे हित हमेशा क्या रहें? फुलफिल रहें, ठीक है ना, दूसरे को हानि भी ना हो और मेरे जो हित हैं वो भी पूरे हो जाएं। ठीक है, ये सारी बातें। ये हित हमेशा एक से नहीं होते, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, तो ये पॉलिसी के एग्रीमेंट, नीति, ये सब भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और ये स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि समय समय पर क्या है? आवश्यकता अनुसार क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। जिस तरीके से जब गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी तो उस टाइम शीत युद्ध चल रहा था, तो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था? कि दोनों सैनिक गुटों से दूर रहना। फिर 1991 में ये गुट खत्म हो गया, ठीक है, आगे चल के, यानी कि शीत युद्ध खत्म हो गया, ओके। तो गुट निरपेक्षता का वर्तमान उद्देश्य क्या बन गया है? आर्थिक विकास करने का। तो ये चीज़ें समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ऑब्वियसली बात है, हर पॉलिसी में ये मेकिंग तो रहेगी कि भारत की विदेश नीति का निर्धारक तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में क्या हो? वृद्धि हो। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, कोई सा भी देश हो, उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है, बस अपवाद पाकिस्तान रहता है, बस वो नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं। राष्ट्र के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। भारत की विदेश नीति का आदर्श राष्ट्र के मध्य में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना होता है, ठीक है ना। राष्ट्रों के बीच कैसा रहे? सम्मानजनक संबंध बनाए रहे, दोनों की रिस्पेक्ट होती रहे, दोनों की संस्कृति, कल्चर, शासन व्यवस्थाओं की क्या हो? रिस्पेक्ट हो, ठीक है। हमारे देश में लोकतंत्र है, अन्य देश में ना हो लोकतंत्र, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे की कल्चर को, शासन व्यवस्थाओं की सम्मानपूर्ण रूप से रिस्पेक्ट करें, बस। सैनिक तत्व, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। नवोदित भारत, जब हमारा देश, नवोदित भारत दृष्टि से क्या था? निर्बल था। कहने का मतलब ये है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो गुलामी से तो आज़ाद हुआ था, तो सैनिक तौर पे कहाँ मजबूत होगा? तो नवोदित भारत सैनिक दृष्टि से क्या था? निर्बल था, थोड़ा कमज़ोर था। अंत विदेश नीति के निर्धारकों ने ये उपयुक्त समझा कि दोनों गुटों की सहानुभूति अर्जित की जाए, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर से
दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए जाएं, लेकिन एक दूरी के साथ। इतने भी ना क्लोज हो जाएं कि देखने में लगे कि भाई हम तो किसी का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा ना हो। संबंध बनाए भी रखना और दूरी भी बनाए रखना, ऐसा हमने पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, ओके। यह तभी संभव था जब गुटनिरपेक्षता और सह अस्तित्व की नीति अपनाई जाती। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टि से ये वह पूरी तरह से विदेशों पर क्या थे, निर्भर थे। उस टाइम भाई जैसे चीज़ें थी वैसे सैनिक गुटों पे हम सारे के सारे किस पे, अन्य देशों पे क्या थे, निर्भर थे। देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के ऊपर भी निर्भर था हमारा देश लगभग विदेशी स्तर पर, क्योंकि हमारे पास आर्मी भी नहीं थी इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, क्योंकि देश गुलाम था। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको ट्रेन भी किसने करा था, ब्रिटेन वालों ने करा था। तो निर्भर भी उन्हीं पे रहना पड़ेगा। हमारे पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, ये सब कुछ भी नहीं था, तो निर्भर तो रहना ही पड़ेगा एक तरह से। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। यानी कि उस पर ये क्या था, एक दबाव भी कह लो, कुछ भी कह लो, उसको मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने पड़ गए थे सभी राष्ट्रों के साथ। ऑब्वियसली बात है, कमज़ोर आदमी क्या करेगा, सभी के साथ तो मित्रता बना के ही रखेगा, है ना। तो प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन इन सब का सदस्य बना रहा, अस्थायी रहा, लेकिन जैसा भी था लेकिन बना रहा और उसका समर्थन भी करा। उसका भी यही राज था कि सैनिक दृष्टि से ब्रिटेन भारत पर ही क्या था, निर्भर था। ठीक है, दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही क्या था, निर्भर था। लेकिन आज के समय में भारत पूरी तरीके से क्या सशस्त्र है। ठीक है, सैनिक तौर पे मजबूत है पूरी तरह। परमाणु मिसाइल है हमारे पास, 1998 पोखरण सक्सेसफुल हुआ था हमारे पास। तो हम आज कमज़ोर नहीं हैं, कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है। उस टाइम आज़ाद हुए थे तो कमज़ोर थे, लेकिन अब हम कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल भी है जिसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, सेल भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, दूसरे देशों को बेचते भी हैं। तो समझ रहे हमारे वेपन्स सब कितने एडवांस हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश से लोग वेपन्स खरीदते हैं, लेकिन अब हमारी मिसाइल्स भी इतनी अच्छी हैं कि अन्य देशों को हम देते हैं। ठीक है, अब वैसे हम पहले सैटेलाइट में कमज़ोर थे। तो ये सारे टॉपिक अभी हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सैनिक तत्व का सीधा सा मतलब यही है, जब देश उस टाइम हमारा आज़ाद हुआ था तो हम सैनिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे, तो हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और सभी के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने पड़ते थे और उनकी पॉलिसी को मानना भी पड़ता था, भले वो हमें एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन हम कमज़ोर थे इसलिए मानना पड़ जाता था। लेकिन समय बदला है, अब ऐसा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श। एक शांति प्रिय, ठीक है, एक शांति प्रिय तथा नैतिकता से पूर्ण मनोवृत्ति यानी आत्मा वाला राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग अचानक से नहीं करता। ऑब्वियसली बात है, वह संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से ही हल करने में क्या करता है, रुचि लेता है। और ऑब्वियसली बात है, अब पाकिस्तान कोई गड़बड़ करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सीधे परमाणु बम फोड़ दिया जाए। थोड़ा बहुत तो बच्चे को समझाया जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करता है जो विश्व शांति में रुचि रखते हैं। इसके विपरीत जो राष्ट्र आतंकवादी युद्ध प्रिय है वे अपनी विदेश नीति में उग्रता रखते हैं और युद्धों को अपना साधन मानकर दूसरे राष्ट्र पर हावी होकर उन्हें प्रभावित करते हैं। उनका समर्थन भारत नहीं करता। कोई ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे, उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे, तो उन सब चीज़ों का भारत समर्थन नहीं करता। और भारत उन देशों का समर्थन भी नहीं करता जो कमज़ोर देश हैं। अगर उन कोई शक्तिशाली देश भिड़ जाए और एकदम से उसके ऊपर परमाणु बम या हानिकारक मिसाइल हमला कर दे जिसका सामना वो देश नहीं कर सकता है। ठीक है, तुरंत के तुरंत ये सब चीज़ें नहीं होती। तो भारत ऐसे देशों क्या करता है, मना ही करता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और आपके रिव्यूज़ पे ही क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेगी, आप चाहते वीडियोस अपलोड हो, तो कमेंट करना, तो मैं वीडियो डालूँगा, अन्यथा वीडियोस नहीं डालूँगा। सांस्कृतिक कारक। विदेश नीति को निर्धारित करने में सांस्कृतिक कारकों को क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है। ऑब्वियसली बात है,
कोई भी देश हो वो तो हमेशा यही चाहेगा ना कि हमारे देश का जो कल्चर है वो दूसरा देश भी क्या करे, एक्सेप्ट करे। क्योंकि विदेश संबंध सिर्फ दो सरकारों का नहीं होता, वहाँ के नागरिकों का भी होता है, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल भी बढ़ता है। ठीक है ना, टूर एंड ट्रैवल्स भी बढ़ेगा, विदेशी नागरिक भी आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हमारे देश के कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे। अगर वो देश के नागरिक हमारे देश में आए, उनके साथ मिसबिहेव करें, उनके कल्चर को हम एक्सेप्ट ना करें, ये घृणा करें, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, या वो हमारे कल्चर से घृणा करें, तो ऑब्वियसली बात है, तो ये चीज़ें टकराव उत्पन्न हो जाएगा। तो कोई भी देश जब विदेश नीति बनाता है तो हमेशा दोनों कल्चरों की जो भी परंपराएं, संस्कृति, भाषाएं, कुछ भी है, दोनों का सम्मान रखा जाता है। ठीक है, ताकि अच्छा वातावरण बना रहे। आई होप आपको ये टॉप लाइन समझ आई होगी, सांस्कृतिक कारक, कि दोनों के कल्चर क्या रहें, सम्मानपूर्वक बने रहें। ठीक है ना, किसी में कोई चीज़ गलती ना निकाली जाए। ओके, अब आता है जनसंख्या कारक। जनसंख्या को आप भौगोलिक में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक ही है एक तरह से। जनसंख्या, भारत इस समय विश्व का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे। आने वाले समय पे नंबर 1 पे भी जाएंगे हम, टेंशन ना ले। ठीक है, सर्वाधिक युवा देश है, देख रहे हो ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, हमारे देश सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स से क्या पता लगता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंगस्टर बहुत ज़्यादा हैं। और ओल्ड एज का मतलब है कि आगे, जहाँ तक मेरे को लगता है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के जो नागरिक ज़्यादा समय तक नहीं जी पाते अन्य देश के नागरिकों की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हम यंगस्टर रह जाते हैं, बुढ़ापा नहीं देख पाते। जो भी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्वार्थिक युवा देश है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, अच्छा वातावरण, खान पान ये सब नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है, बंदा जवानी तो झेल जाएगा, बुढ़ापा कैसे झेलेगा, तो बॉडी तो जवाब दे ही जाएगी। ये सारी चीज़ें, ऐसा मेरा मानना है। चलो जो भी है ये, ठीक है। अंत, भारत एक क्या है, उपभोगोन्मुख, यानी कि इस उपभोगोन्मुख का मतलब होता है कंजम्पशन ओरिएंटेड है हमारा देश। हमारे देश में क्या, बहुत सारे जो मार्केट एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे कोई भी उत्पाद ईजिली आ सकता है, सेल भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ऐसे में ये सभी उत्पादकों राष्ट्र हेतु बड़े बाज़ार की आवश्यकता पूर्ण करेगा, जो विदेश नीति का क्या है, निर्धारक है। यानी कि हमारा देश इतना बड़ा है तो किसी भी देश को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या दे सकता है, बढ़ावा देगा हमारा देश। कोई भी बंदा है हमारे साथ रिलेशन बना सकता है, वो बनाते भी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट एरिया है। ठीक है, और हमारे देश में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं जो अन्य देशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न्स होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अगला देखते हैं, इसमें क्या है, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी। जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे था, लेकिन आज हमारा देश बहुत आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, एंटरप्रेन्योर के मामले में। जनसंख्या में ये बात भी आती है कि बहुत हमारे देश जो हैं, दूसरे देश को सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स भी हैं जो दूसरे के उद्योग में भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर भारत के अंदर ही निकलते हैं, सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर्स। भले वो टॉप में नहीं जा पाते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स निकलते हैं वो इंडियाज़ की हैं, और टॉप में भी इंडियंस हैं, ऐसा नहीं है। चलो जो भी है, मतलब कि भारत की जनसंख्या में दोनों चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, दोनों हैं भारत के अंदर। अब आता है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। स्वतंत्रता के समय भारत एक पिछड़ा हुआ देश होने के साथ अविकसित प्रौद्योगिकी और निम्न स्तर का औद्योगिकरण था। ज़्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी में हमारा देश डेवलपमेंट नहीं था, जिसकी वजह से भारत तकनीकी विकास और प्रौद्योगिकीकरण के लिए विकसित राष्ट्रों के आयात पर क्या था, निर्भर करता था। यानी अन्य राष्ट्र के टेक्नोलॉजी यानी तकनीक पर निर्भर था भारत। ऑब्वियसली बात है, जब इसरो को सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, आप रॉकेटरी मूवी ज़रूर देखना, उसमें आपको दिखेगा कि भारत को टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती थी।
कि भारत ने बहुत ही लोवेस्ट बजट में सैटेलाइट वगैरह तो बना दिया, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास वो जो स्टेशन होता है एक लॉन्च करने वाला, वही नहीं था, वो बहुत महंगा था और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो चुका है, सब चीज़ें ख़त्म हो गया। आज हमारा देश बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में भी। हमारा देश बहुत काबिलियत है, जुगाड़ू आदमी भी है। पहला सैटेलाइट बनाया था बैलगाड़ी पे रख के, सारे इक्विपमेंट लेके तैयार करे थे। तो बहुत खिलाड़ी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनाए हैं, ठीक है, जो 100 किलो 500 किलो ऐसे से सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च किए जा सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रेट के ऊपर। जैसे कि अभी एक लॉन्च हुआ था, केरला का था, पता नहीं कहीं का था, वो देख लेना गूगल करके। भले रॉकेट को लॉन्च किया था, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक आ गई थी, कोई बात नहीं। उस रॉकेट की कीमत लगभग सिर्फ 30 करोड़ रुपये थी, ठीक है। और विदेशों में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, और हमारे रॉकेट बनाने की लागत 30 करोड़ के अंदर आई है। तो देख लो, हमारा देश भी अब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। बस अच्छी फंडिंग मिले हमारे देश की पॉलिसीज़ को, अच्छा पैसा, अच्छे निर्देश मिले, तो देश हमारा बहुत आगे जा सकता है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजनीति ना करी जाए तो कोई बात नहीं। पहले के मुकाबले अब भारत क्या है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। चलो आगे देखते हैं। परंतु बाद में भारत ने धीरे धीरे तकनीकी और प्रौद्योगिकी में क्या करा, विकास किया। भारतीय प्रौद्योगिकी ने तकनीकी में सफलता प्राप्त कर ली, और आज भारत तीसरी दुनिया के देशों में अपनी तकनीकी और औद्योगिकी मॉल लिखते हैं यहाँ पे, माल निर्यात कर रहा है। यानी कि अब हम प्रोडक्ट भी क्या है, सेल करते हैं। बहुत सारे जो देश हैं वो भारत से ही सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करवाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे मिलेंगे मिनी रॉकेट, बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, एटॉमिक टेक्नोलॉजी और बढ़ता हुआ औद्योगिक उत्पादन, इन सभी ने भारत की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया है। बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं ना, वो इंडियंस ही हैं। नासा में बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे आपको, सर्च करोगे तो आपको एक बार मूवी रॉकेटरी ये सब देखना चाहिए, आपको मज़ा आएगा। भारत और विकसित राष्ट्रों के बीच आज भी बहुत बड़ा अंतर है। भारत आज भी विकासशील राष्ट्र है, ठीक है, जो अपने विकास के लिए विकसित राष्ट्रों पर क्या है, निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि आज भी हमारे चीज़ें हैं, क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं पर भारत की लगातार बढ़ती निर्भरता उसकी विदेश नीति की सफलता में एक बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें पहले हरित क्रांति से पहले हमें कुछ खाद्य पदार्थ के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें ठीक हुई, रेगुलेशंस हुआ आगे चल के। लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अन्य देशों में निर्भर रहना पड़ता है, ऑयल्स वगैरह के लिए हमें रहना पड़ता है अरब कंट्रीज़ के ऊपर, तो हैं चीज़ें भी, ठीक है। और अच्छे अच्छे वेपन्स के लिए हमें अन्य देशों से लेने पड़ते हैं, राफेल है रशिया से लेने पड़ा था, तो बहुत सारी चीज़ें भी, ठीक है। चलो ये तो कुछ नहीं, कि धीरे धीरे टल भी जाएंगी, लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीति जिस हिसाब से की जाती है, सिर्फ सत्ता के लिए की जाती है ज़्यादातर। अगर अच्छे से अच्छी नैतिकता के साथ पॉलिसी मेकिंग वगैरह करी जाए तो हमारे देश में बेरोज़गारी जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकती हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, समय लगता है हर चीज़ को, ये भी हो जाएगा। ओके, तो हमारी विदेश नीति पे आगे चल के कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको ये 8 पॉइंट समझ आ गया होगा। तो 8 पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, 8 पॉइंट में सिर्फ इतना बोला गया है कि देश आज़ाद हुआ था तो भारत, हमारा जो देश था, टेक्नोलॉजी स्तर पे बहुत कमज़ोर था, पिछड़ा था, लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश ने विकास किया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ा, सैटेलाइट में आगे बढ़ा, एटॉमिक, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने लगा। और अब अन्य देशों को माल हम क्या करते हैं, बेचते भी, निर्यात भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आंतरिक कारणों की वजह से हम आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी भविष्य में या विदेश नीति प्रभावित हो सकती है। ये सारे पॉइंट इसके अंदर बोले गए हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब आता है 9वां, वैचारिक तत्व। अब आता है वैचारिक तत्व।
यानी आइडियोलॉजी, विचारधारा। ऑब्वियसली बात है, कोई भी देश हो चाहे कोई भी दोस्त हो, अगर दो दोस्तों की विचारधारा मैच नहीं करेगी तो उन दोनों के बीच में बाउंडेशन रिलेशनशिप कोई भी तरह की स्थापित नहीं हो सकती। उसी तरीके से कोई भी विदेश नीति स्थापित नहीं हो सकती जब तक विचारधाराएं मैच ना हो, है ना। भारत है लोकतांत्रिक देश है, अब आतंकवादी देश थोड़ी ना विचारधारा मैच हो जाएगी, तो उसमें कुछ तो मतभेद ही रहेगा ही हमेशा। चलो, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा किस अहिंसा पे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई। इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में विश्व शांति की चर्चा की गई और भारत के द्वारा हमेशा विश्व शांति और शांतिपूर्ण जीवन का समर्थन, साम्राज्यवाद, प्रजातीय विभेद का घोर विरोध किया गया। यानी कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, प्रजातीय विभेद, यानी कि कोई भी बंदा शक्तिशाली राज गुलामी वाली एक्टिविटीज़ नहीं करेगा किसी कमज़ोर देश के साथ। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया, यानी सोशल वेलफेयर को, ठीक है। भारत की विदेश नीति की नींव डालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी लोकतांत्रिक परंपरा से बहुत क्या थे, प्रभावित है, नागरिक राइट्स से, क्योंकि डेमोक्रेसी में नागरिक सिटीजन राइट्स बहुत दिए जाते हैं, है ना, फ्रीडम बहुत होती है, इक्वलिटी भी होती है, तो प्रभावित थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पॉलिसी में भी हैं। तो पश्चिमी लोकतंत्रवाद और साम्यवाद दोनों की अच्छाइयों को पसंद करते थे। इसी प्रकार समन्वयी विचारधारा ने गुट निरपेक्षता की नीति का विकास किया। तो हमारे देश में कैसी है अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर साम्यवाद और लोकतंत्रवाद दोनों का मिश्रण होता है और हमारा देश अपनी भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग उसे क्या करता है, लागू करता है। अब आता है हमारा क्षेत्रीय वातावरण। क्षेत्रीय वातावरण को विश्व का वातावरण भी कह सकते हो, लेकिन चलो ये भी ठीक है। क्षेत्रीय घटनाएं भी विदेश नीति के निर्धारण में क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। ओके, जैसे कि भारत था, यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध थे, रशिया के साथ भी अच्छे संबंध थे, तो भारत ने सेपरेट रहने का डिसीजन ले लिया कि बीच में ही नहीं पड़ना, जो मर्जी करो, किसी का समर्थन नहीं दिया, है ना, कोई बात नहीं। उसी तरीके से यहाँ है क्षेत्रीय वातावरण, क्षेत्रीय घटनाएं भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 1971 में चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान का गठजोड़ टाई अप हो गया था। 1971 नाटो का सदस्य था उस टाइम पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली बात है रिलेशन कर दिया था, तो इन दोनों का क्या हो गया, टाई अप हो गया, जिसकी वजह से भारत संकटग्रस्त हो गया था, सिचुएशन थोड़ी खतरे में पड़ गई थी। ऑब्वियसली बात है सुपर पावर बंदा पाकिस्तान जैसे का साथ दे दे तो हमको तो भाई थोड़ी कमज़ोरी हो जाए, हमारे पास इतने एडवांस नहीं थे, इतने एडवांस वेपन्स भी नहीं थे। और 1971 की बात थी, परमाणु टेस्ट भी नहीं हुआ था उस टाइम, तो सक्सेसफुल भी, है ना, जो अनसक्सेसफुल हुआ था 1978 में हुआ था शायद, जो भी था, मतलब इस टाइम हमारे पास अच्छे वेपन नहीं थे, इन अमेरिकन के पास तो थे ही थे, तो भारत कमज़ोर पड़ रहा था। तो तब भारत का रूस की तरफ से झुकाव बढ़ा, क्योंकि रूस उस टाइम आ गया था, ठीक है। तो भारत की समुद्री सीमाओं पे रूस के सारे जहाज़ खड़े हो गए थे, भले किसने साथ दिया या ना दिया हो, लेकिन रूस अकेला आ गया था कि जिसको आना है आके दिखाओ पहले। तो रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया, चाहे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हो, सेना हो, पॉलिटिशियंस हो, और हमारी कल्चरल हो, सांस्कृतिक, हर इलाके में रूस ने हमें समर्थन दिया है, ठीक है। तब भारत का रूस की तरफ ऑब्वियसली क्या रहता है, झुकाव रहता है। वर्तमान में चीन का बढ़ता प्रभुत्व भी भारत अमेरिका संबंधों में क्या है, गंभीरता का कारण बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। चीन बहुत जल्दी से, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ रहा है, आप इस लाइन को काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे पॉइंट्स में क्या है, अगर पॉइंट समझ गए ना आप, तो ज़रूरी नहीं कि जो अंदर जो लिखा है वैसे सेम टू सेम लिखो। पॉइंट समझ गए आप, अपने शब्दों में भी सारी चीज़ें लिख सकते हो, कोई टेंशन मत लो। तो उसी तरीके क्षेत्रीय वातावरण क्या है कि रिलेशन भी यहाँ मैटर करते हैं, उस टाइम नहीं थे अच्छे 1971 में, ठीक है। चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान का गठजोड़ टाई अप हो गया, भारत के लिए स्थिति खराब हो गई थी, तो भारत का रूस की तरफ झुकाव हुआ, तो हम सारी स्थिति बन गया। वर्तमान में अमेरिका जो है ट्रेड वॉर करता रहता कि मैं सबसे ट्रेड वॉर में सबसे आगे हूँ, ठीक है।
व्यापार में सबसे आगे, जो अमेरिका को सबसे आगे आता है। तो चाइना सोचता है कि बार बार उसकी तुलना जो है अमेरिका के साथ की जाए, ठीक है। लेकिन चाइना की तुलना विकासशील देशों के साथ हो जाती है, विकसित देशों के साथ नहीं होती, जिसकी वजह से थोड़ा वो रिलेशन ख़राब है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम विशेष तरीके से, इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। आगे देखते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि आज की भारत की विदेश नीति में ये अव्यय विद्यमान है, ये सारी बातें के विद्यमान हैं, सारी लागू हैं, परंतु ये निरंतर परिवर्तित होती हैं, ठीक है ना। समय के साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ओके, हमारा हमेशा से रिलेशन रशिया के साथ रहा है, अब थोड़ा अमेरिका के साथ भी बना रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारा है, भरोसेमंद रशिया ही रहेगा जो भी है। और जब नाम बनाया था गुट निरपेक्ष था, तो उसका उद्देश्य था सैनिक गुटों से दूर रहना, लेकिन अब वर्तमान में आर्थिक विकास करना। तो चीज़ें ये क्या हैं, चेंज है, होती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती हैं। आधुनिक समय में राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण आवश्यक है, ठीक है। जैसा समय चलेगा वैसी चीज़ें होंगी। अगला है विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व तथा कारक। तो ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं। पहला है राष्ट्रीय स्वार्थ तथा हित को, अपने राष्ट्र के हित को पहले क्या करना है, इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी बनाओगे पहले राष्ट्र के इम्पोर्टेंस को दो, ठीक है। कोई व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, राष्ट्र की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं विदेश नीति को। तो हमारे लिए पहले राष्ट्रहित हो रहता है। दूसरा है राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श, ठीक है। रिस्पेक्ट, सम्मानपूर्ण वातावरण, सम्मान, ये सब मिलना चाहिए। ऐसा राष्ट्र ना हो कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए एकदम से वो परमाणु बम निकाल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों का पूर्ण निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें एकदम वैसे ही मिलेंगी आपको। दूसरा है तीसरा है हमारा सांस्कृतिक विकास, ठीक है। कोई भी देश हो, एक दूसरे की कल्चरल को वो क्या करे, सम्मानपूर्ण व्यवहार करे, रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, ये सारी चीज़ें। किसी प्रकार का भेदभाव या गलत प्रचार फैलाने की कोशिश ना करें, ये भी हैं जो विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जनता की रुचि भी इम्पोर्टेंट करती है। जैसे जनता है उसकी रुचि रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब देशों के साथ थोड़ा सकारात्मक रहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के साथ थोड़ा सकारात्मक नहीं रहते। तो जनता की रुचि, तो हम पाकिस्तान जैसे देश को कम इम्पोर्टेंस देंगे कंपैरिजन में रशिया, और अपने पड़ोसी देशों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन पड़ोसी ख़राब है तो क्या होगा, सारे थोड़ी हैं। तो हम अपने पड़ोसी देश में एक को छोड़ के बाकी सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव पॉलिसी बनाएंगे, ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जब पॉलिसी बनेगी तो सकारात्मक तो बनेगी, लेकिन थोड़ी सख्ताई भी होगी, जो भी है। अब आता है भौगोलिक स्थिति आप जनसंख्या वाली भी कह सकते हो। ये दो तरह से प्रभावित होती है, देश के अंदर संसाधन तथा उसका उपयोग, है ना। हमारे संसाधन हैं ये सब, या किसी भी देश के हों। यदि कोई राष्ट्र बहुत पहला एक पॉइंट देख लो, देश के अंदर संसाधन तथा उसका उपयोग, और मान लो देश के अंदर बहुत अच्छे संसाधन हैं जिसका यूज़ कोई भी देश के लिए लाभदायक हो सकता है, या कोई भी देश के साथ रिलेशन बनाए तो लाभदायक होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ताइवान का ले, ताइवान जिससे चाइना कहता रहता है हमारा देश है, जो भी है। ताइवान जो है ना, जो नैनो चिप वगैरह होती है ना, नैनो चिप बोलते हैं या नैनो चिप बोला जाता है, जो सिम वगैरह लगती है ना, जो चिप वाले, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर जो चिप लगती है, ठीक है, आई थिंक नैनो चिप ही बोलते हैं उसको। जो भी मतलब कि चिप वाला जो भी काम होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर, लगभग 60% सारा का सारा कहाँ बनता है, वो ताइवान के अंदर बनाया जाता है। ताइवान की मार्केट पे कब्जा है, ठीक है। अब चाइना अगर उस पर कब्जा करेगा, ठीक है, तो मार्केट के लगभग 60 से ज़्यादा % पे वो कब्जा कर लेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग वाले हिस्से में जो मेन पार्ट आता है उस पर कब्जा करेगा, जिससे अन्य देश प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका हमेशा आगे आ जाता है ताइवान की सुरक्षा के लिए। कोई हमला नहीं करेगा, हमला करा तो फिर देख लेना।
क्योंकि बेकार है ना कि संसाधनों का मिसयूज़ भी हो सकता है, और ताइवान के पास इतनी ज़्यादा आर्मी या सिक्योरिटी नहीं है कि वो अपने आप को बचा पाए। तो ये थोड़ा सा है, तो अन्य देश भी क्या आ जाता है, आगे आ जाते हैं। उसी तरीके से हमारे देश भी हैं कि कोई भी देश हो, उसके संसाधन, उसका उपयोग इम्पोर्टेंस करता है कि कोई भी देश एक देश के साथ रिलेशन क्यों बना रहा है, इन संसाधनों पे कब्जा तो नहीं कर लेगा, ये सारी बातें भी रहती हैं। ठीक है, जैसे चाइना में सब कोई भी देश का रिलेशन कराता है, लोन देता है, पाकिस्तानी देख लो, उसको लोन दे रखा है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चाइना करता है, सारा कंट्रोल चाइना रखता है। तो ये गलत है, संसाधनों का मिसयूज़ हो रहा है, क्या करें। यदि कोई राष्ट्र, गधों को गधे ही मिलते हैं, अब क्या करें। यदि कोई राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति में है तो अपनी विदेश नीति में उसे बहुत सतर्कता का मतलब होता है सावधानी रखनी होती है। ठीक है, सतर्कता का मतलब होता है सावधानी रखनी होती है। देश के अंदर मौजूद संसाधनों का किस प्रकार विश्व बाजार में उपयोग दे सकता है अथवा किस प्रकार उसका राजनीतिक उपयोग हो सकता है इत्यादि को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाती है। जैसे आसियान है, आसियान कंट्रीज़ है, आसियान विज़न है, ब्रिक्स है, और अमेरिका ही ले लो, अमेरिका, रशिया, यूएनओ, ये सब बहुत रोल निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बाज़ार में, राजनीति में, सैनिक में, किसी भी एरिया में बहुत इनका प्रभाव होता है। तो कोई भी देश ऐसी नीति नहीं बनाता जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का कहीं भी उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं ज़्यादातर कि सकारात्मक प्रभाव छोड़ा जाए। ठीक है, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 30 मिनट्स का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, देखो वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है। ये वीडियो सिर्फ 30 मिनट की नहीं होती, लगभग 2-3 घंटे भी कई ज़्यादा लग जाते हैं। कभी कभी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, बहुत साउंड का डिस्ट्रक्शंस होता है, जिसकी वजह से जो रिकॉर्डिंग करने का टाइम किया जाता है वो भी बदलना पड़ जाता है, बहुत समय लगता है। तो इसलिए आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स करें। कमेंट्स पर ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो बता देना भाई।